नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बग बाउंटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि आप पहली बार किसी बग बाउंटी को करने जा रहे हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर टारगेट को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। चाहे वो फिर वेब एप्लीकेशन हो या फिर नेटवर्क हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर एपीआई हो, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप बग बाउंटी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको कैसे पर्टिकुलर टारगेट को सिलेक्ट करना चाहिए और कैसे उसमें आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही बग बाउंटी, एथिकल हैकिंग या फिर साइबर क्राइम से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको एक, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको एक प्रॉपर बग बाउंटी प्रोग्राम, जिसमें कि आपको बहुत ही इजी हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बग आप ढूंढ पाएँ, ऐसा बग बाउंटी प्रोग्राम आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बग बाउंटी जर्नी। तो चलिए चलते हैं और दिखाता हूं मैं आपको कैसे सिलेक्ट करना है आपको प्रोग्राम। तो सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। जैसे कि आपको पता होगा कि हैकर1 और बग क्राउड दो फेमस वेबसाइट्स है और बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, जिससे में कि आप कोई भी एक प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उस पर बग बाउंटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हैकर1 में प्रोग्राम्स कैसे कैसे होते हैं और उनमें से हम कैसे बेस्ट प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हैकर1 की वेबसाइट पे आ गए हैं और इसमें चलते हैं हम वाई हैकर1 पे और यहाँ पे फॉर हैकर्स में जाके प्रोग्राम डायरेक्टरी पे क्लिक करते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स आ चुके हैं हमारे सामने। ये देखिए यहाँ पे प्रोग्राम का नाम, लॉन्च डेट, रिपोर्ट्स कितने सबमिट हुए हैं, ये रिजॉल्व कितने हुए हैं, ये बाउंटीज कितनी देंगे ये लोग, और एवरेज बाउंटी क्या है। तो इधर अगर हम लेफ्ट साइड बात करें तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम के फीचर्स, ऑफर्स, बाउंटीज जितने भी है, इसमें आप फिल्टर कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको कैसे कैसे प्रोग्राम से आपको यहाँ पे देखने मिले। तो असेट टाइप से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई भी असेट में बग बाउंटी करनी है तो वो आप कर सकते हैं, या फिर आप स्पेसिफिक असेट को सिलेक्ट करके उससे रिलेटेड भी बग बाउंटी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको सिर्फ डोमेन यानी कि वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग करना है तो डोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं। iOS ऐप स्टोर से iOS ऐप टेस्ट करनी है तो उसे कर सकते हैं। एंड्रॉयड एपीके टेस्ट करनी है तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स यानी कि सॉफ्टवेयर्स, कोई आपको बग बाउंटी करनी है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और आईओटी हार्डवेयर करना है तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमें वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग करना है, तो इसके लिए हम फिल्टर कर लेते हैं, डोमेन पे क्लिक कर देते हैं। तो डोमेन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। ये देखिए सारे प्रोग्राम्स आ चुके हैं। इस प्रोग्राम का नाम है वेरिजोन मीडिया। ये लॉन्च हुआ था 2014 फरवरी में। इसमें टोटल 10,151 रिजॉल्व वल्नरेबिलिटीज हैं। मिनिमम बाउंटी ये देता है $50 और एवरेज बाउंटी $500। AT&T है, इसके बाद mail.ru है। ये सारे प्रोग्राम्स हैं और इसमें अगर आपको बेस्ट प्रोग्राम सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये देखिए। आप अगर इस पे कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे कितने स्कोप हैं, असेट स्कोप कितने हैं, 72 स्कोप्स हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स रिसीव्ड इन 90 डेज, यानी कि लास्ट 90 डेज में इसे कितने रिपोर्ट्स रिसीव हुए, 360 रिपोर्ट्स। एंड लास्ट 90 डेज में उसने कितनी बाउंटीज पे की है, तो $5,10,000 की बाउंटी इसने पे की है। और लास्ट रिपोर्ट अपडेट रिजॉल्व कब हुआ है, तो 10 घंटे पहले। तो इस प्रोग्राम को देखते हैं कि ये कौन कौन से स्कोप हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। इसके बाद कोई और ले लेते हैं, फोर्ड का प्रोग्राम देखते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगिनर है और पहली बार या फिर दूसरी तीसरी बार अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिए जिसमें कि पैसे ना मिलते हो, यानी कि वो लोग बाउंटी ऑफर ना करते हो आपको, ताकि कम से कम लोग उस प्रोग्राम पे ध्यान दे रहे हो और
आप अगर ऐसे प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे स्कोप भी ज़्यादा मिलेगा, और जैसे ही स्कोप आपको ज़्यादा मिलेगा आपको बग्स मिलने के चांसेस उसमें ज़्यादा हो जाएंगे, और जैसे ही आपको बग्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, और धीरे धीरे आप करके अनपेड बग बाउंटी प्रोग्राम से पेड बग बाउंटी प्रोग्राम्स में शिफ्ट जब करेंगे तो आपको इजीली पेड बाउंटीज भी मिलने लगेंगी, पेड प्रोग्राम्स में भी आपको इजीली बग्स मिलने लगेंगे। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे प्रोग्राम से जिसमें आपको बाउंटीज नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे कि ये MNT ग्रुप हो गया, इसको अगर हम देखें तो ये 2019 में रिलीज़ हुआ था। 957 रिपोर्ट्स यहाँ पे है, ये फिर भी बहुत ज़्यादा है, तो हम इससे कुछ कम अगर दिखता है तो इसे सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 466, 382, देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट नहीं लेने जैसी है। अगर हम बात करें, ये देखिए ये 2017 में रिलीज हुआ था प्रोग्राम इन्फोग्राम। जो प्रोग्राम है 2017 में रिलीज हुआ था, 264 रिपोर्ट्स हैं। तो इसमें आप अगर बग ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो आपको शायद इजीली मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं, लेकिन एसेट स्कोप एक ही है। तो इन सारी बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एसेट कितने हैं स्कोप के अंदर, कितने रिपोर्ट्स यहाँ अभी तक सबमिट हुए हैं, और बग बाउंटीज देता है या नहीं देता है, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए हार्वेस्ट पे अगर जाएं तो 7 स्कोप हैं, बाउंटी नहीं देता है, 227 रिपोर्ट्स ही अभी तक सबमिट हुई हैं, तो इसे आप ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए इंस्टाकार्ट पे जाते हैं तो 7 रिपोर्ट्स ही 90 डेज में सॉल्व की है, 7 एसेट्स हैं स्कोप में। ठीक है, बाउंटी नहीं देता है, और 209 ही रिपोर्ट्स अभी तक सबमिट हुए हैं, तो इसे आप काउंट कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पे, और इस पे फाइंड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब जितने भी हमने सिलेक्ट किए हैं उसमें देखते हैं कि कौन सा हमें बेस्ट मिलता है। तो अगर वेरिजोन मीडिया की बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है, अगर आप क्रिटिकल फाउंड करेंगे तो 10,000, हाई सिवेरिटी की फाउंड करेंगे तो 3,000, मीडियम सिवेरिटी की $500 एंड लो सिवेरिटी की $100। यानी कि अगर आप मिनिमम लो सिवेरिटी वाली भी वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं तो आपको $100 तो मिलेंगे। तो इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा है यहाँ पे। वेलकम टू वेरिजोन मीडिया with brands like Yahoo, Makers and TechCrunch. Verizon Media helps to people to stay informed and entertained, communicate and transact while creating new ways to advertise and partners to connect. यानी कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की है वेबसाइट ये, और इस पे आपको बग्स फाइंड करने हैं। ठीक है, ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो रूल ऑफ एंगेजमेंट, इसके रूल्स आपको हमेशा, कोई भी बग बाउंटी प्रोग्राम आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो इसके रूल्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है और किस किस चीज़ पे ध्यान देना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। तो ये रूल्स हैं, फिर रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग, क्राफ्टिंग रिपोर्ट एंड प्रोग्राम स्कोप क्या है वो, और रिवॉर्ड्स अगर रिवॉर्ड्स वाली आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सी वल्नरेबिलिटी पे कितना रिवॉर्ड्स और कौन से स्कोप में कितना रिवॉर्ड मिलेगा वो आपको ध्यान देना है। तो अगर रूल्स को पढ़ें, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को, तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, बाय सबमिटिंग रिपोर्ट्स और अदरवाइज पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम यू अग्री टू हैव अ रीड एंड फॉलो द प्रोग्राम रूल्स एंड लीगल टर्म्स सेक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम पॉलिसी। यानी कि आपको ये बता रहा है कि आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, और मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। वायलेशन ऑफ एनी दीज रूल्स कैन बी रिजल्ट इन एलिजिबिलिटी ऑफ बाउंटी और रिमूवल ऑफ द प्रोग्राम। तो अगर आप इसमें से कोई भी रूल को ब्रेक करते हैं तो आपको बाउंटी से भी निकाला जा सकता है, और या फिर आपको बाउंटी नहीं मिल सकती है, इस प्रोग्राम से भी आपका रिमूवल कर दिया जा सकता है। तो सबसे पहला रूल है, टेस्ट वल्नरेबिलिटी ओनली अगेंस्ट accounts that you own or accounts that you have permission from the account holder to test against। यानी कि अगर आप इस प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ऐसे अकाउंट बनाने हैं जो कि आपको ऐसे अकाउंट ही टेस्ट करने हैं जो कि आपकी कंट्रोल में हो, यानी कि आपने बनाए हुए हो या फिर आपके किसी फ्रेंड ने बनाए हो,
और वो अगर आपको परमिशन देता है कि ठीक है मेरे अकाउंट से आप टेस्टिंग कर सकते हो, तो ही आप ऐसे अकाउंट से ही टेस्टिंग करें, ना कि इस वेबसाइट के कोई नॉर्मल यूज़र जिससे जिससे कि आपको परमिशन नहीं है उसके अकाउंट से आप टेस्टिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर नेवर यूज़ अ फाइंडिंग और कॉम्प्रोमाइज एक्सेलरेट डेटा टू पाइवट अदर सिस्टम्स, यूज़ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ओनली टू डेमोन्स्ट्रेट द इशू। अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटी या फिर बग फाउंड होता है तो आप इसे एक्सलरेट नहीं करेंगे, यानी तो आप इसे एक्सफिल्ट्रेट या फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। अगर आपको बग मिलता है तो आप प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए ही एक डेमो दे सकते हैं, उसके आगे आपको एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। इफ़ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन credentials is access part of vulnerability, it must not be saved, stored, transfer, access or otherwise process after initial discovery। अगर आपको इनमें से कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्रेडेंशियल वगैरह, तो आपको कहीं पे भी इसे स्टोर नहीं करना है या फिर इसे किसी को भी देना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हुए पकड़े गए तो आपको निकाला जा सकता है इस प्रोग्राम से। फिर रिसर्चर may not and are not authorized to engage in any activity that would be disruptive, damaging, harmful to Verizon Media। आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि Verizon Media की वेबसाइट को या फिर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म हो। इसके बाद स्कोप से आगे ओनली रिपोर्ट सबमिटेड टू द स्कोप अगेंस्ट असेट स्कोप विल बी एलिजिबल फॉर द मनी रिवॉर्ड। अगर आपको मनी रिवॉर्ड चाहिए तो आपको जो स्कोप में अवेलेबल प्रोग्राम्स के स्कोप में अवेलेबल डोमेन्स है उसे ही, उसके रिलेटेड ही रिपोर्ट्स आपको सबमिट करने होंगे। उसके बाहर आपने सबमिट किया तो आपको मनी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। और लास्ट जो रूल है उसमें दिया गया है कि रिसर्चर मे नॉट पब्लिकली डिस्क्लोज द वल्नरेबिलिटी। अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिल गई है तो इन्हें, यानी कि वेरिजोन मीडिया को बताने से पहले आप इसे पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और उनको बताने के बाद जब उन्होंने ये वल्नरेबिलिटी पैच कर दी हो, जब उन्होंने रिजॉल्व कर ली हो वल्नरेबिलिटी, तब आप उन्हें पूछ सकते हैं कि ये मैं पब्लिकली डिस्क्लोज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और अगर वो लोग आपको हाँ बोलते हैं कि ठीक है आप पब्लिकली डिस्क्लोज कर सकते हैं, तभी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपने उनको बताया बिना अगर पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया तो भी आप इस प्रोग्राम से निकाले जा सकते हैं और आपको बाउंटी नहीं मिलेगी। तो ये सारे थे टर्म्स, जो भी रूल्स थे। और सेफ हार्बर में आपको ये बताते हैं कि अगर आप स्कोप में दी गई कोई भी असेट को टेस्ट करते हैं और इसकी वजह से आप कोई भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम आपके लीगल एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर आप वेरिजोन मीडिया के कोई भी असेट को जो भी स्कोप में है इसे टेस्ट करते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, जैसे कि पुलिस को नहीं बताया जाएगा वगैरह वगैरह। इसके बाद अगर बात करें तो रिपोर्ट कैसे बनाना है, क्राफ्टिंग का रिपोर्ट कैसे बनाना है, देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ द वल्नरेबिलिटी, जो भी आपको वल्नरेबिलिटी फाइंड हुए है उसकी डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, आपने कैसे वो वल्नरेबिलिटी या फिर बग ढूंढा वो आपको बताना पड़ेगा स्टेप वाइज, कि कैसे आपने क्या क्या किया, उसके बाद कैसे बग मिला आपको। और प्रूफ ऑफ एक्सप्लॉयटेबिलिटी, कैसे आप इसे एक्सप्लॉयट कर सकते हैं उसका, अगर आपने वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो शूट किया है तो वो, या फिर आप फोटोग्राफ्स यानी कि स्क्रीनशॉट्स भी भेज सकते हैं। उसके बाद परसीव्ड इम्पैक्ट और टू द अनदर यूज़र और द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने कोई भी बग फाउंड किया है या फिर वल्नरेबिलिटी फाइंड की है तो उससे कोई भी अलग दूसरे यूज़र पे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर वेरिजोन मीडिया पे या फिर वेरिजोन मीडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रपोज CVSS वेक्टर स्कोर, ठीक है। तो आपको वेक्टर स्कोर भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी किसी भी स्कोप के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ URL एंड अफेक्टेड पैरामीटर्स, तो जिस जगह पे ये वल्नरेबिलिटी आपको फाइंड हुई है उस पैरामीटर का नाम भी आपको देना पड़ेगा और उस URL को भी आपको बताना पड़ेगा। स्कोप
का जो भी यूआरएल होगा उस स्कोप के यूआरएल को बताना पड़ेगा और अफेक्टेड पैरामीटर भी बताना पड़ेगा जहाँ पे वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई है। और अदर वल्नरेबिलिटी यूआरएल, एडिशनल पेलोड भी आपको बताना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कोड भी आपको, अगर आप मान लीजिए क्लिक जैकिंग फाइंड करते हैं तो उसका जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट का कोड है उसे भी आपको बताना पड़ेगा, रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर आप कौन सी ब्राउज़र, ओएस वर्जन और क्या क्या यूज़ कर रहे हैं टेस्टिंग के दौरान, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको रिपोर्ट में इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं प्रोग्राम स्कोप के बारे में कि कौन कौन से डोमेन्स हमें अवेलेबल हैं और कैसे रिवॉर्ड्स हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो ये देखिए क्रिटिकल मैंने आपको बता ही दिया था, ऐसी वल्नरेबिलिटीज फाइंड करेंगे तो इतना इतना रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए कौन सी सीवेरिटी में कौन से बग आते हैं उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। क्रिटिकल में आते हैं बफर ओवरफ्लो, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, कोड इंजेक्शन, एलडैप इंजेक्शन, एक्सएक्सी, एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएमएल इंजेक्शन, ये सारी क्रिटिकल और हाई सीवेरिटी में इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद लो में अगर बात करें तो डिपेंडेंसी कंफ्यूजिंग, सर्वर साइड इंक्लूड्स इंजेक्शन, लोकल फाइल इंक्लूजन, डायरेक्टरी ट्रावर्सल, ये सारी लो सीवेरिटीज इन्होंने डिफाइन की हुई है। इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन हाई सीवेरिटी में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, एक्सपोज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेस जो होता है वो इन्होंने मीडियम में डाला हुआ है। HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग मीडियम में डाला हुआ है। स्टोर्ड एक्सेसेस, पोस्ट बेस्ड स्टोर्ड एक्सेसेस, पोस्ट बेस्ड एक्सेसेस, फिर गेट बेस्ड एक्सेसेस, डोम एक्सेसेस, CSS इंजेक्शन, ब्लाइंड एक्सेसेस, वो सारी इन्होंने लो सीवेरिटी में डिफाइन की हुई है। और अगर हम नीचे जाते हैं तो डू नॉट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज आपको रिपोर्ट नहीं करनी है। अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो इसे वो लोग वैलिड नहीं मानेंगे। तो उसमें है दोज दैट आर रिजॉल्व थर्ड पार्टी सर्विसेज। ठीक है, अगर वेरिजोन मीडिया कोई थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ कर रहा है और उस थर्ड पार्टी सर्विस से रिलेटेड कोई भी वल्नरेबिलिटी आप ढूंढते हैं जो कि वो थर्ड पार्टी ही रिजॉल्व कर सकती है, तो उसे आप इस प्रोग्राम में सबमिट नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी आप सबमिट करेंगे तो आप उसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे बाउंटी लेने के लिए। उसके बाद है इश्यूज दैट डू नॉट अफेक्ट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द मॉडर्न ब्राउज़र। अगर लेटेस्ट वर्जन किसी ब्राउज़र का आया है और उसमें अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी आपने फाइंड की है वो अफेक्ट नहीं करती है तो उसे भी आप आउट ऑफ स्कोप यानी कि रिपोर्ट में आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इश्यूज दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ और हैव बीन प्रीवियसली रिपोर्टेड। अगर किसी ने कोई वल्नरेबिलिटी या फिर कोई बग पहले ही रिपोर्ट कर दिया है और उसके बारे में वेरिजोन मीडिया को पता है तो उसे भी आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, उसे ये लोग डुप्लीकेट में कंसीडर करेंगे। उसके बाद इश्यूज दैट रिक्वायर अनलाइकली यूज़र इंटरेक्शन। अगर कोई भी बग आपको मिलता है जिसमें आपको यूज़र इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़े तो ऐसे बग्स भी आप नहीं डाल सकते रिपोर्ट में। फिर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट प्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जो कि पोटेंशियल रिस्क जनरेट नहीं करती है तो ऐसे बग्स भी आप नहीं डाल सकते रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये जनरल सारी चीज़ें हैं जो आप रिपोर्ट में नहीं डाल सकते। अब आप आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है स्कोप। कौन कौन से डोमेन आपको अवेलेबल रहेंगे स्कोप में जिसमें आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है data.mail.yahoo.com। ये पर्टिकुलर लिंक ही आपको टेस्ट करनी है। इसके बाहर अगर आप मेल के पहले और कोई सब डोमेन है और इसे टेस्ट करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और अगर आप इस स्कोप में अगर क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी फाइंड करेंगे तो ही आप एलिजिबल रहेंगे बाउंटी के लिए। अगर आप मीडियम या फिर लो सीवेरिटी की वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं तो आपको बाउंटी नहीं मिलेगी। इसके बाद है le.yahooapis.com। इसमें भी आपको क्रिटिकल फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद ये सारे स्कोप हैं, देखिए आर्किमी, ये सोर्स कोड हैं, इसको जिसे भी अगर आपको सोर्स कोड रिव्यू करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अदर सारे स्कोप हैं, ये देखिए बहुत सारे स्कोप हैं यहाँ पे। आप इन सब स्कोप को यूज़ कर सकते हैं। आप जिसकी भी
बग बाउंटी करना चाहते हैं इसे कर सकते हैं। इसके बाद अगर दूसरी बात करें तो फॉर्ड है। देखिए यहाँ पे भी सेम रूल्स सारे सेम होंगे, लेकिन दो चार रूल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं कि किसने, ये देखिए यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी 18 ईयर्स एंड ओल्डर। तो आप अगर 18 ईयर्स से ऊपर हैं तो ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए वैल्यूएबल वल्नरेबिलिटीज जो हैं, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, एसक्यूएल इंजेक्शन, प्रिविलेज एस्केलेशन टू एडमिन लेवल, एक्सएमएल इंजेक्शन, ये सारी वल्नरेबिलिटीज ही आप फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड करेंगे तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दी गई है ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप ये वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, जैसे कि डॉस हो गया, सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो गए, ब्रूट फोर्स अटैक हो गए, एक्सफिल्ट्रेशन ऑफ डेटा हो गया, कोड इंजेक्शन हो गया। ये सारी वल्नरेबिलिटीज अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको बग बाउंटी प्रोग्राम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको एक लिस्ट बना देता हूँ। ये हमने ओपन कर ली न्यू फाइल्स, थिंग्स टू, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यस, थिंग्स टू नोटिस फॉर सिलेक्टिंग बग बाउंटी प्रोग्राम। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हमें नोटिस करनी है वो है कि रूल्स ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि कौन कौन से रूल उन्होंने सेट किए हुए हैं, क्या क्या ढूंढना है और क्या क्या नहीं ढूंढना है, हमें कैसे हम पब्लिकली डिस्क्लोज कर सकते हैं वल्नरेबिलिटी या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो रूल्स ऑफ द प्रोग्राम में आएंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जो है कि हाउ मच बाउंटी दे पे फॉर एवरी severity of vulnerability। तो कौन सी सिवेरिटी की वल्नरेबिलिटी के लिए कितनी बाउंटी वो लोग पे करते हैं, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान ना दें अगर आप बिगिनर हैं। उसके बाद तीसरा जो है कि आउट ऑफ स्कोप वल्नरेबिलिटीज कौन कौन सी है। इसमें अगर हम बात करें तो आएगा क्लिक जैकिंग आएगा, फिर SPF रिकॉर्ड मिसिंग आएगा, लॉग आउट CSRF आएगा। ये सारी वल्नरेबिलिटीज आउट ऑफ स्कोप रहेंगी ज़्यादातर बग बाउंटी प्रोग्राम्स में। तो इसके लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आउट ऑफ स्कोप वल्नरेबिलिटी कौन सी है। अगर आपने आउट ऑफ स्कोप वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर दी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना हॉल ऑफ फेम मिलेगा, ना स्वैग मिलेगा, ना बाउंटी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद एसेट्स इन स्कोप, यानी कि आपको स्कोप में कौन कौन से एसेट्स हैं उसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए कोई स्पेसिफिक डोमेन है, मान लीजिए any.com करके, any.com, सिर्फ any.com लिखा है तो आपको सिर्फ ये एक ही डोमेन में सारी वल्नरेबिलिटीज ढूंढनी पड़ेगी। और अगर बात करें कि ऐसे लिखा है star.any.com लिखा है तो any.com के जो भी सब डोमेन्स हैं उसमें आप वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक इन स्कोप हो गए, जो भी सब डोमेन्स है any.com के वो सारे आपके स्कोप के अंदर गिने जाएंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए लिखा है कि login.any.com तो सिर्फ लॉगिन नाम का जो लॉगिन करके जो इनका सब डोमेन है वो ही इंक्लूड है स्कोप के अंदर। आप अगर मान लीजिए कि api.any.com को टेस्ट करेंगे तो ये आपका आउट ऑफ स्कोप गिना जाएगा
सिर्फ अगर login.com स्कोप में दिया हुआ है। तो ऐसे आपको असेट्स कौन कौन से स्कोप में हैं वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक प्रॉपर वल्नरेबिलिटी प्रोग्राम या फिर रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम सिलेक्ट करने से पहले। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या फिर सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, जैसे कि आप कैसे अगर बग बाउंटी स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे एक टारगेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये आपको जानने को मिला होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से कुछ सीख सकें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नए किसी साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग से रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।